हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं निमारा बंजारा आज आपके लिए लेके आए हैं वेटनरी एचडीपी जो फर्स्ट ईयर का पेपर है 2018 का फिजियोलॉजी का, उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें एक बार सबसे पहले। फिर हम शुरू करते हैं क्लास। कल हमने गायनोकोलॉजी का जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो सॉल्यूशन करवाया था। आज हम फर्स्ट ईयर का पेपर है फिजियोलॉजी का 2018 का पेपर वो सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले आप वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। और लास्ट तक बने रहे वीडियो में। आप बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी फैसिलिटी के साथ आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम ये जो हमारे पास इंग्लिश में क्वेश्चन थे उनको हमने गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में क्वेश्चन किए हैं, तो थोड़ी बहुत मतलब हिंदी की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बार बोल के बता दूंगा जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो शेयर कर दें एक बार, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास खाली जगह वाली, ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके 40 नंबर का पेपर होता है ना, 40 के होता है, जिसमें से 10 के तो खाली जगह हो गई और 5 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के रहते हैं, और 4 क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर के रहते हैं, और 2 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के रहते हैं। टोटल मिला के 40 नंबर के होते हैं। बाकी वो आपके प्रैक्टिकल और फाइलों के प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, उनका सबका मिला के 100 नंबर का होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि रिक्त स्थान। ये तो पहला है कि गाय में मुख्य भोजन ग्रह अंग कौन सा होता है। गाय में मुख्य भोजन ग्रह अंग कौन सा होता है। तो पहला आंसर की बात करें तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका आंसर है वो है जीभ। क्या है? जीभ। पहला गाय में मुख्य भोजन ग्रह अंग कौन सा होता है? जीभ होता है। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है एक हीमोग्लोबिन अणु परिवहन कर सकता है, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का है वो परिवहन कर सकता है। तो कितने अणुओं का परिवहन कर सकता है एक अणु? तो ऑक्सीजन के 4 अणु का हीमोग्लोबिन के एक अणु है, ऑक्सीजन के 4 अणु को परिवहन कर सकता है। जिसमें बात करें ऑक्सीजन के एक अणु की मात्रा में कितने ऑक्सीजन होती हैं, तो एक अणु में 1.34 ml है वो ऑक्सीजन रहती है। मतलब 4 अणु मिलके टोटल मतलब एक हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो 4 ऑक्सीजन करता है, तो टोटल 20 ml ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन का अणु 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो आपको क्लास से लिए हो तो बेहतर समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप एक बार ये पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं तो इसको रट ले, तो आपको एग्जाम में 18 से शुरू हो रहे हैं आपके, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आपके लगभग प्रश्न है वो हुबहू देखने को मिलेंगे। यही मतलब क्या करते हैं, पेपर एक बार बना दिया उससे रिपीट करते हैं बार बार क्वेश्चन। तो कभी 18 वाला 19 में दे दिया, या 16 वाला दे दिया, 21 वाला दे दिया, ऐसे करके पेपर को चेंज करते रहते हैं। पेपर लगभग वही रहने वाला है, तो आप एक बार रट लें अच्छे से, और सारे पेपर आपके सॉल्यूशन करवा देंगे एक बार। और आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो क्लास से भी शुरू कर देंगे हम जल्दी। आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास से भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए, शुरू करने वाले हैं अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। चलिए हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि पहला मतलब एक वक्ष एवं उदरगुहा को अलग करने वाली संरचना कौन सी होती है। वक्ष एवं उदरगुहा को अलग करने वाली संरचना कौन सी होती हैं, तो कौन सी होती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो वक्ष एवं उदरगुहा को अलग करने वाली संरचना होती है कौन सी होती हैं, वो डायफ्राम होती है, डायफ्राम, ठीक है। और ऊंट के डायफ्राम में वो हड्डी पाई जाती है, इसे फेनिक्स हड्डी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कंकाली पेशी की सबसे छोटी संकुचल इकाई कौन सी होती है। तो कौन सी होती है की सबसे संकुचल इकाई कौन सी होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसके आंसर हैं वो सार्कोमेर। कौन सी होती है?
सार्कोमेर, ठीक है। और इसका तो आंसर है सार्कोमेर है, तो लिखने में प्रॉब्लम हो सकती। तो सार्कोमेर, सार्कोमेर की मैं स्पेलिंग है वो SARCOMERA सार्कोमेर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो पेप्सिनोज सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका? अमाशय में पेप्सिनोज एंजाइम है वो सक्रिय पेप्सिन में खाली जगह की उपस्थिति में बदल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे HCl, क्या कहा जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अमाशय में पेप्सिनोज एंजाइम सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। अगर हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर है वो किसे कहते हैं? तो हृदय का पेसमेकर है वो एसेनोड को कहा जाता है। किसे? साइनोड को कहा जाता है, एसेनोड, ठीक है। साइनो आर्टियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है हृदय का, सीधा शॉर्ट में ऐसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कि गाय में स्ट्रेस चक्र की अवधि होती है। गाय में स्ट्रेस चक्र की है वो अवधि कितनी होती है? तो गाय में मध्य चक्र की अवधि कह सकते हो, या स्ट्रेस साइकिल क्या कितने दिनों का होता है? तो स्ट्रेस साइकिल है वो 21 दिनों का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 8 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वसन की खाली जगह कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो वसन की कौन सी कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित होता है? तो कौन सी द्वारा होता है? तो इसके बात करें तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा, लेडिंग है ना, सेल्स, लेडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके LSA का एग्जाम होता है उसमें भी ये काफी बार 2018 में और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि दुग्ध निकासन हार्मोन कौन सा होता है? तो दुग्ध निकासन हार्मोन है वो कौन सा होता है? तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है की बात करें तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये आपके दूध निकासी हार्मोन कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं इसे। ये आपके 10 क्वेश्चन खाली जगह के हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने रहते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स एवं लवण पाए जाते हैं। जैसे रक्त होता है जिसमें से RBC, WBC और थ्रोम्बस तीनों प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो पीछे बचा पदार्थ होता है उसे आपको क्या प्लाज्मा कह देते हैं। ये कुल रक्त का 55% भाग होता है। कितना होता है? 55% भाग होता है तरल पदार्थ। साइन्यूअल फ्लूइड किसे कहते हैं? तो साइन्यूअल फ्लूइड है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जोड़ों में पाया जाता है साइन्यूअल फ्लूइड, जो चिकना दौरे तो घर्षण को कम करता है। जैसे हड्डी एक दूसरे से टच नहीं करें और उससे घर्षण आसानी से हो, आपको दर्द नहीं महसूस हो, तो जिस वजह से इसमें साइन्यूअल द्रव्य फ्लूइड पाया जाता है। ये आपके आप इसमें जॉइंट्स में पढ़ोगे तो जॉइंट्स में जैसे एग्जांपल आपको पढ़ा होगा, क्लासों ली होती है आपके पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इससे पहले ये शॉर्ट में हमने बताया हुआ है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है और साइन्यूअल द्रव जोड़ों में पाए जाने वाला चिकना द्रव्य पदार्थ होता है। ये आपके खाली जगह में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा खाली जगह किसे कहा जाता है ना। और अगला है मोटर यूनिट किसे, चालक इकाई किसे कहा जाता है। तो चालक इकाई की बात करें तो इसका आंसर है एक मोटर न्यूरॉन एवं उससे जुड़ी मांसपेशियां तंतु मिलकर मोटर यूनिट का बनाते हैं।
तो चालिक इकाई किसे कहते हैं? एक मोटर यूनिट होते हैं, न्यूरॉन होता है और उसमें जुड़ी मांसपेशियां तंतु मिलकर एक मोटर यूनिट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, मृत अवकाश किसे कहा जाता है? यानी डेथ स्पेम किसे स्पेस किसे कहते हैं? तो डेथ स्पेस किसे कहा जाता है? मृत अवकाश किसे कहा जाता है? तो इसकी बात करें, श्वसन तंत्र का वे भाग जहाँ गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है उसे डेथ यानी मृत अवश्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, ये और आगे शॉर्ट में दे रखा है ये अगला है, मतलब शुद्ध शॉर्ट में बताते हैं आपको। आपके पास इतना टाइम है नहीं, आपने अच्छे से क्लास ली होगी तो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार रट लें सीधा शॉर्ट में, जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपके ग्रेस रेस या फेल नहीं होंगे आप। तो इसके लिए हम शॉर्ट में क्लास लेके आए हैं आपके। और थोड़ी बहुत मतलब लैंग्वेज ये होती है कि हमारे पास इंग्लिश में क्वेश्चन थे जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़े क्वेश्चन की हिंदी लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। ठीक है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो इम्यूनिटी है रोगों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहा जाता है। रोगों से शरीर की रक्षा करने की क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये 5 प्रकार की होती हैं जिसे गैम्ड कहते हैं, GAMED गैम्ड, यानी 5 प्रकार की होती है। सीधा गैम्ड के नाम से भी याद रख सकते हो 5 प्रकार की। सबसे बड़ी है वो होती है आपके G और सबसे कम होती है और D। ठीक है ना, प्रतिरक्षा। और आगे प्यूबर्टी यौनारंभ अवस्था किसे कहते हैं? वे अवस्था जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है तो उसे यौनारंभ कहा जाता है। ये बछड़ी में 18 से 36 माह में होती है। ये काफी बार 18 से 36 आयु है, वो आप याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है कि यौनारंभ कब शुरू होता है? 18 से 36 माह में। ये खाली जगह में भी पूछ लिया जाता है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है इसकी कई बार, है ना। अगला है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बो ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं और धान, ये 6 फसलें होती हैं, ये आती हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के यौगिक भी कहा जाता है इनको। इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। हेनल लूप किसे कहते हैं? हेनल लूप की बात करें तो आपको हेनल लूप है नेफ्रॉन का यू आकार का भाग होता है जो मूत्र सांद्रता में सहायता करता है। और हेनल लूप है ये हेनल लूप है ये मतलब पीसीटी और डीसीटी को जोड़ने वाले यू शेप का संरचना होती है। ये मतलब पीसीटी की प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब कहते हैं और डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब भी कहा जाता है। पीसीटी और डीसीटी को जोड़ने वाली संरचना को यू शेप हेनल लूप कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन है, वो मिसप्रिंट है, मतलब स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है। तो एक तो मतलब 2 क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो शौक वाला है और ये लस्सी का लंपी। ये जो कल हमने इसका गायनोकोलॉजी का पेपर सोल्यूशन करवाया था तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन थे, तो इसकी वजह से मिस प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन हो गए हैं। बड़े वाले क्वेश्चन है जिसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 2.5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। 7 में से 4 करने रहते हैं, 2.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो ये टोटल 10 नंबर। पहला है कि मस्तिष्क मरुद्रव्य यानी CFC हार्मोनियल क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क मरुद्रव्य CFC किसे कहते हैं? तो CFC की बात करें तो ये एक रंगीन व और स्पष्ट, 1 मिनट यहाँ देख सकते कि एक रंगहीन और स्पष्ट तरल पदार्थ जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के चारों ओर पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैं ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है उसे CFC का कहा जाता है, मस्तिष्क मरुद्रव्य हार्मोन स्पेनियल फ्लूइड। कार्य क्या होता है? ये मस्तिष्क बाहरी झटकों से बचाता है, मतलब कोई इस पे ब्रेन पे जो या तो किसी चोट लगती है तो इससे चोट लगने से बचाता है, ये बचाता है जिससे। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पोषण प्रदान, तंत्रिका तंत्र है उनको पोषण प्रदान करता है। ये आपके 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप याद रख लेंगे और आपको डायग्राम भी बताए हुए हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय की चालक प्रणाली
किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं हृदय की चालक प्रणाली। तो इसकी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि आंसर है, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है। इसमें ये प्रणाली हृदय की मांसपेशियों को संकुचन करके विद्युत को आवेग कराता है। ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे नोड, यही ऐसे नोड है जिसे हृदय का फेस मेकर कहा जाता है ना, नेचुरल फेस मेकर भी कहा जाता है। नेचुरल फेस मेकर में क्या होता है कि विद्युत का संचरण आवेग होएगा, संकुचन होगा ऐसे नोड में। ऐसे नोड से इंटरनल नोड है आईवी, मतलब इसमें एक संकुचन होगा, उससे से बाद में यहाँ से, मतलब एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको क्या होता है कि यहाँ पे विद्युत का आवेग मतलब संकुचन होगा, तो यहाँ होगा, तो फिर एवी नोड में संकुचन होगा। या एवी नोड से क्या होगा, एवी नोड से वापस बंडल ऑफ हिंज, यहाँ पे संकुचन होगा। ये बंडल ऑफ हिंज है, इसमें संकुचन होगा। यहाँ से संकुचन के बाद लेफ्ट एंड राइट जो बंडल है उसमें संकुचन होगा। उसके बाद में ये जो पुंकेसर फाइबर है इनमें संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो विद्युत का आवेग है वो आगे बढ़ेगा, तो आवेग आगे बढ़ते ही हृदय पंप करेगा, पंप करते ही ब्लड है वो आगे की ओर पुश करेगा। जैसे ही आपको बाई आलिंद के अभी नोड है वो हृदय जो खुल जाते हैं दरवाजे और वापस बंद हो जाते हैं, जैसे आवेग, जैसे विद्युत का आवेग बनने था तो खुलेगा, बंद होगा, लब और डब की आवाज आती है इसकी वजह से। ठीक है ना, अच्छे से ये एग्जांपल है वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बता दे, आगे हम इसके लिए अलग से क्लासेस लेके आ जाएंगे तो बेहतर आपको समझा देंगे। अब सीधा शॉर्ट में समझा रहे हैं तो इसकी वजह से आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम को देख भी आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसे कहते हैं, तो आप यहाँ वर्सन टेस्ट शुक्राणु स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपके यौन प्यूबर्टी के समय शुरू होती है और निरंतर चलती रहती है ना। आप यहाँ देख सकते हो ये डायग्राम के थ्रू समझाए हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये कोशिका है, ये कोशिका से N2N से NN में बदल जाएंगे तो N से 4 कोशिकाएं बनती हैं, एक 2N से 4 स्पर्म बनते हैं। ये प्रक्रिया अंततः चलती रहती है और शुरू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एन की प्रक्रिया की आकार की, यानी अगला मतलब फंक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ अडर की क्रियात्मक संरचना इकाई के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या होती है, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि परिचय की बात करें तो ये दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन और भंडारण का मुख्य अंग होता है ये अडर। और संरचना क्या होती है, तो संरचना की बात करें तो ये स्तन ग्रंथियां यानी मेम्ब्रेन ग्लैंड्स, ये रूपांतरित पसीना, तो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो रूपांतरित पसीना ग्रंथियों से बनी होती हैं। और उसकी उत्पत्ति है, अडर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अडर की उत्पत्ति है स्टेमोड्रम से होती है। ये जो भूरन की ग्राम लेयर होती है, ग्राम लेयर, उससे बनी होती है। ठीक है, और आगे बात करें संरचना, तो सभी मतलब स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो मानव पालतू जानवरों में मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, सभी में पाई जाती है स्तन ग्रंथियां, और ये दूध का निर्माण करती हैं। ये पक्षियों में स्तन ग्रंथियों की बात करें तो स्तन ग्रंथियां पक्षियों में वो एब्सेंट होती हैं, और पक्षियों में मिल्क मतलब सिंथेटिक नहीं होता है। तो पक्षियों में पक्षियों में लैक्टोज का पाचन होता है, वो लैक्टोज एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से दूध का निर्माण नहीं होता है। तो दूध का निर्माण कहाँ से होता है, अडर की एविलाइज में होता है, और एविलाइज का दूध का निर्माण मतलब ब्लड से होता है। दूध का निर्माण किससे होता है, ब्लड से होता है, मतलब 500 ml ब्लड गुजरता है अडर से, तो तब जाके 1 ml दूध का निर्माण होता है।
ठीक है ना। कितना 500 ml ब्लड है वो गुजरता है, तो 1 ml अडर का मतलब 1 ml दूध का निर्माण होता है। और आगे मतलब जब बात करें तो अडर के 4 भाग होते हैं। 4 में मतलब आगे वाले भाग होते हैं फॉर एक्यूट, आगे वाले भाग होते हैं वो 20-20% होते हैं, और पीछे वाले दोनों भाग होते हैं वो 30-30% होते हैं। मतलब आगे वाले 20-20-40 हो गए और पीछे वाले 60% हो गए। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि पीछे वाला भाग है वो बड़ा होता है और आगे वाला भाग है छोटा होता है। तो आगे पीछे वाला 60% रहता है और आगे वाले दोनों थन है वो मतलब टीथ है वो 40% होते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें तो ये तो कार्य क्या है इसका, तो कार्य इसका एवलाइम की कोशिकाओं द्वारा रक्त से पोषण तत्व लेकर दूध का निर्माण करते हैं। महत्व तो क्या है, दूध उत्पादन करेगा, भंडारण एवं निष्कासन के लिए अयन में ये प्रक्रिया चलती है। तो मैं ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं रक्त वाहिनियाँ, ये एवलाई, यहाँ से दूध का निर्माण होता है, यहाँ से डक्ट सिस्टम के होते हुए टीथ में आएगी, टीथ से आप बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया अच्छे से हम मैनेजमेंट में समझाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कार्य क्या है, तो ब्लड के कार्यों की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि 3 कार्य है, सूक्ष्म परिवहन करना, सूक्ष्म प्रदान करना, तापमान नियंत्रण करना। तो 3 कार्य हो गए। परिवहन करना, परिवहन कौन करता है, तो परिवहन है वो आरबीसी करती है ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन और CO2 का, O2 और CO2 का ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, आरबीसी करती है। ऑक्सीजन पोषक तत्व हार्मोन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना कौन करता है, आरबीसी करती है। सूक्ष्म प्रदान कौन करते हैं, सूक्ष्म प्रदान है वो डब्ल्यूबीसी करता है। जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। और तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो तापमान के नियंत्रण है वो आरबीसी करती है। और प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, रक्त का थंका जमाना, प्लेटथम्स, है ना। तीसरा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लार के कार्य। लार के कार्य क्या, पाचन मतलब भोजन को पचाना, भोजन को गीला एवं लचीला बनाना जिससे आगे गति कर सके, और मुंह की सफाई करना, आंतों की सफाई करना जिससे हानिकारक बैक्टीरिया से बचाया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते। पहला तो क्या पाचन, पाचन में लार मतलब क्या होती है, ये लार में मौजूद एंजाइम होते हैं। जो कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन को मदद करता है, पाचन में मदद करता है। दूसरा है लुब्रिकेशन, ये भोजन में को गीला लचीला बनाते हैं ताकि आगे निगला जा सकता है। सफाई का कार्य करना, सफाई का मुंह में को साफ कर रखना और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना जिससे संक्रमण नहीं हो अंदर शरीर के अंदर। ठीक है ना। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो मोडिब्यूलर है वो सबसे बड़ी है लार है। और मानव, घोड़े, सुअर की बात करें सबसे बड़ी तो प्रोटिएड है सबसे बड़ी है। और अन्य रुमती जानवरों में क्या, मोडिब्यूलर सबसे बड़ी होती है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने डिवाइनी यानी नलिका, फॉलिकल ट्यूब्स किसे कहते हैं, तो फॉलिकल ट्यूब्स है मतलब यूट्रस और ओवरी के बीच में पाई जाने वाली ट्यूब को फॉलिकल ट्यूब्स कहा जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं, तो मतलब यहाँ देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का हिस्सा होते हैं जो अंडाशय यानी ओवरी एंड यूट्रस के जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य है अंडा मतलब कार्य के अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना, और फर्टिलाइजर की क्रिया को आमतौर की प्रक्रिया होती है वो फॉलिकल ट्यूब्स में होती है। ये शॉर्ट में दे रखा है तो आप यहाँ। और ये बड़े वाले क्वेश्चन है, बड़े वाले मतलब ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो दे रखे हैं यहाँ चारों, तो जिसमें से आपको 2 करने रहते हैं। मैं आपको एक बार सीधा मतलब बोल के बता देता हूँ, बाकी आपको देख लेना कि ये क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे तो जिसकी वजह से वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। या तो आपको मैं यहाँ सीधा बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप लिख लेना या याद कर लेना। एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है। गाय जैसे किसी स्तनधारियों में ये एक आवधिक जनन प्रक्रिया है जो यौनारंभ से शुरू होकर जनन क्षमता की अवधि तक चलता है। यह चक्र 2 अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन
के बीच की समयावधि है जिसके दौरान गाय निषेचन के लिए तैयार होती है। गाय में यह चक्र औसत 21 दिन का होता है और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। इसकी मुख्य बात करें तो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, तो मुख्य बातें यहाँ पे देख सकते हो। यौनारंभ से जनन क्षमता तक की अवधि होती है, 2 अंडों से ओव्यूलेशन के बीच की अवधि होती है, औसत अवधि है 21 दिन की होती है, यानी 18 से 24 दिन की भी हो सकती है। और हार्मोन नियंत्रण करना, हार्मोन नियंत्रण कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है पशुओं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो प्रक्रिया है वो डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। पहले एस्ट्रोजन है, स्टेज अवस्था हो, 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज अवस्था है जिसमें ओव्यूलेशन होगा, ये 18 से 24 घंटे होती है। और बच मेट स्टेज है वो 2 से 3 दिन चलती है। और फिर डाई स्टेज है, डाई स्टेज 10 से 14 दिन चलती है। और फिर है प्रोस्टेज है, प्रोस्टेज 2 से 3 दिन चलती है। टोटल मिला के ये 21 दिन की प्रक्रिया होती है। आप यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो डायग्राम के थ्रू। ये फिर इसी प्रक्रिया को चारों प्रक्रिया होती हैं, इसको समझाए गए हैं। तो आप यहाँ सीधे शॉर्ट में बता दिए, तो आप यहाँ देख लें, ठीक है ना। प्रोस्टेज, स्टेज, मेट स्टेज, डाई स्टेज, ये चारों प्रक्रिया होगी। और आप यहाँ अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है वो आप यहाँ जो चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव को रोकती हैं। ये इसी क्रिया विधि मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। थ्रोम्बोस्टेस एक्टिवेटर का निर्माण चोट लगने के बाद, मतलब यहाँ जैसे चोट लगी तो उत्तक और रक्त प्लेसेंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन का नामक पदार्थ युक्त करते हैं जो कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में थ्रोम्बो एक्टिवेटर हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये प्रक्रिया पूरी समझाई गई है डायग्राम के थ्रू। तो आप यहाँ देख लेना अच्छे से एग्जाम्पल। और अगला क्वेश्चन है रुमतिन जानवरों में कार्बोहाइड्रेट पाचन की विधि को समझाइए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रुमतिन जानवरों में कार्बोहाइड्रेट को समझाया गया है। रुमतिन जानवरों में पशु जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को पाचन के लिए जाना जाते हैं, तो अन्य जानवरों द्वारा आसानी से नहीं पचाया जा सकता है। तो ये पाचन मुख्य रूप से उनसे पेट से पहले भाग रुमन में होता है, जिसे एक बड़े किण्वन है फर्मेंटेशन कक्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। ये प्रक्रिया है आपको समझे गए हैं। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले रुमती जानवर है भोजन को ग्रहण करेगा, जिसे बोलस कहा जाता है। फिर रुमन में जाएगा, रुमन में से पाचन होगा, पाचन होकर रेटिकुलम में जाएगा जहाँ पे पानी मिलाया जाता है। रेटिकुलम से वापस मुंह में आएगा, मुंह में आएगा, वहाँ पे अच्छे से वापस पचाया जाएगा। फिर रुमन और रेटिकुलम को बाईपास करते हुए एब्डोमेजम में जाके ओमेजम में जाएगा। थोड़ा वहाँ पे स्टोरेज होगा, स्टोरेज होके पानी को निकाल लिया जाता है। फिर आगे भोजन को भेज दिया जाता है। भोजन है वो ओमेजन में जाएगा, ओमेजन में से पाचन होगा, पाचन से छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए गुदा फिर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया को समझाए गए हैं, तो आप अच्छे से समझ लें। ये डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है ये किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से चलती है। 3 चरण होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चयनात्मक नलिका, मतलब नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, वो आपको यहाँ देख लें अच्छे से। मतलब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो। और पूरी प्रक्रिया है हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू और पूरी प्रक्रिया समझा देंगे, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों पर शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइए। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीवेट, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर ले एग्रीवेट को, और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों पर शेयर कर दें और वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो है किस क्लास का लेके आना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।